you all are watching the YouTube channel ACID for CA Foundation. तो आज हम लोग जो कैश बुक कर रहे थे उसका थर्ड लेक्चर है और आज का जो टॉपिक है दैट इज द 3 कॉलम कैश बुक, जिसमें हम लोग 3 कॉलम्स बनाएंगे। तो प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने ऑलरेडी बता दिया था कि डबल कॉलम में या तो कैश उसके साथ बैंक हो सकती है, उसका कॉलम हो सकता है, या फिर कैश के साथ डिस्काउंट का हो सकता है, और सिंगल कॉलम में हमने बात की थी कि सिर्फ कैश का ही कॉलम होता है। तो आज का जो 3 कॉलम है इसमें कैश भी होगी, बैंक भी होगा और डिस्काउंट का कॉलम होगा। तीनों कॉलम्स ऐड होंगे। तो तीनों कॉलम्स मैंने ऑलरेडी ड्रॉ कर चुके हैं जस्ट टू सेव द टाइम। तो यहाँ पे देखो डिस्काउंट आ गया, कैश आ गया, बैंक आ गया ऑन द डेबिट साइड, और यहाँ पे डिस्काउंट, कैश एंड बैंक इज ऑन द क्रेडिट साइड। तो ये तीनों जो कॉलम्स हैं हमने ये ड्रॉ कर लिया। तो अब मेरे पास एक इलस्ट्रेशन है और मैंने ये ली है सीए फाउंडेशन का जो सिलेबस है उसके कोर्स में से निकाला है, एंड दिस इज इलस्ट्रेशन नंबर 3। इसको आज हम करेंगे और मैं इसका कुछ एक्सप्लेनेशन भी दे दूंगी इन बिटवीन जहाँ पे जरूरत होगी। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये से इनटू द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन कैश बुक विद डिस्काउंट एंड बैंक कॉलम्स, checks are first treated as cash receipt. Now make sure कि जब आप आपका कोई क्वेश्चन आए एग्जाम में, सो ये बेसिकली सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट्स के लिए है, ग्रेड 11th में ये टॉपिक नहीं है, सो दे डोंट नीड टू वरी, बट अगर वो अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो गुड इनफ फॉर देम, वो कर सकते हैं। तो अगर देखो ये लाइन ना लिखी होती, चेक्स आर फर्स्ट ट्रीटेड एज कैश रिसीट, तब तो आप चेक अगर आपको मिल रहा है तो आप बैंक में डिपॉजिट कर सकते हो, जैसे हमने डबल कॉलम कैश बुक में किया था। अगर वो लिटरली स्पेसिफाई यहाँ पे कर रहे हैं कि जो चेक्स हैं दे आर फर्स्ट ट्रीटेड एज कैश रिसीट, इसका मतलब पहले हमें उसे कैश की तरह ट्रीट करना है, उसके बाद हमें उसे बैंक की तरह ट्रीट करना है। अगर ये लिखा हुआ है देन मेक श्योर कि आप जो भी आपको चेक्स मिल रहे हैं इनिशियली दे आर गोइंग टू बी ट्रीटेड एज अ कैश फर्स्ट। अब वो पहले कैश के कॉलम में आएंगे, वहां से फिर वो बैंक के कॉलम में जाएंगे, बस इतना ही फर्क है और ज्यादा नहीं है। अगर आप ये नहीं करोगे तो आपके मार्क्स ऑफ कोर्स काफी कट जाएंगे, ठीक है। तो मेक श्योर, तो आज ये जो इलस्ट्रेशन है दिस इज बेस्ड ऑन दैट और उसके बेसिस पे हम करेंगे। तो ये ईयर है 2020 and the month is January. So हम लोग लिखेंगे as usual 2020 and the month is January. यहाँ पर भी लिख लो so that you don't need to write over. Especially जो CA फाउंडेशन के बच्चे जब वो एग्जाम लिखे उनके लिए बहुत टाइम सेव करेगा कि don't need to write over and over again कि हर बार आप 2020 लिखते जाएं, ईयर एक बार लिखें और काम खत्म कर दें, ठीक है। ओके, अब इसमें इन्होंने लिखा है, ऊपर कोई कंपनी का नाम तो नहीं दिया, बट व्हेन दे स्टार्टेड ऑन January 1st इट सेज चंद्रिका commences business with cash. तो कंपनी का नाम आ गया चंद्रिका, सो मेक श्योर यू राइट हियर, ठीक है। चाहे उन्होंने इनिशियली नहीं दिया है आप लिखें, और फिर आप ये भी लिखें कि है कैश बुक ट्रिपल कॉल। कई लोग डेट भी यहाँ पे लिखते हैं, मैं नहीं लिखती क्योंकि मुझे ऑलरेडी ये लगता है कि डेट ऑलरेडी गिवन है, सो दैट्स फाइन। अगर आप चाहें तो आप लिख सकते हैं जनवरी 2020 है, ठीक है। उससे मार्क्स मिलने के ज्यादा चांसेस हैं, कटेंगे तो नहीं। एनी हाउ, सो चंद्रिका कमेंसेस बिजनेस विद कैश। अब लिखा हुआ है कि उसको बिजनेस उसने स्टार्ट किया है, उसके पास कैश है 20,000। सो इसका मतलब है कि ऑलरेडी दे टॉक्ड अबाउट कि कैश है, तो हम लोग इसको एज अ कैपिटल ट्रीट करेंगे बिकॉज द बिजनेस इज स्टार्टेड। तो यहाँ पे इनिशियल डेट कौन सी है, दैट इज January 1st। आप सबसे पहले तो कैश अमाउंट लिखो, कैश कितनी है 20,000, ताकि आप कोई गलती मत करो क्योंकि दिस इज अ मेन थिंग, ठीक है। और यहाँ पे आप पर्टिकुलर्स के बारे में लिखोगे, यहाँ पे पेमेंट कितनी थी, so you guys understand, पर्टिकुलर्स भी गलत नहीं है, तो यहाँ पे पर्टिकुलर्स लिखा है तो फिर यहाँ पे भी आप पर्टिकुलर्स लिखें, या आप दोनों ऐड कर सकते हैं जैसे हमने सिंगल कॉलम में एंड डबल कॉलम में किया था। तो ये जाएगा टू कैपिटल अकाउंट। अच्छा, एक चीज और ध्यान में रखना, बच्चे कई बार ये गलती कर लेते हैं, जैसे वो लिखेंगे कैश है, वो यहाँ पे भी कैश लिख देंगे। जिस कॉलम में आप जा रहा है उसका नाम कभी भी नहीं आएगा, एक डिफरेंट अकाउंट का नाम आएगा जिसमें वो जा रहा है। जिस जिस अमाउंट की हम बात कर रहे हैं, जैसे ये कैश की बात कर रहे हैं, कभी भी नहीं होगा टू कैश, ओके। सो ऐसी गलती भी नहीं करना, ये सब थोड़े से टिप्स होते हैं जिससे आप ध्यान रखें, बाई मिस्टेक
कई बार आप जल्दी जल्दी में लिख सकते हैं ना, to cash, and then you can lose marks. So this is to capital, 20,000 हो गया. So first entry is done. उसके बाद है on January 3rd he paid into current account. अब उसने देखो क्या किया है कि उसने यहाँ से कैश निकाल के बैंक में, करंट अकाउंट का मतलब ही आ गया, इट्स अ करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, चेकिंग अकाउंट जैसे हम बात करते हैं. सो दैट्स गोइंग इनटू द बैंक. अगर कैश अमाउंट बैंक में जा रही है, सो दिस इज अ बैंक अमाउंट. सबसे पहले तो आप अमाउंट लिखिए, ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़ी गड़बड़ होने के चांसेस होते हैं जब कैश एंड बैंक दोनों इन्वॉल्व हो जाते हैं. तो बेटर है कि आप पहले इसको अमाउंट को लिखो. 19,000 है या 19,000 उसने बैंक में डिपॉजिट किया. सो ऑफ कोर्स अगर बैंक में डिपॉजिट किया और बैंक एसेट है तो डेबिट में ही आएगा इनिशियली, बट अब वो कैश में से निकला है, ठीक है ना, कैश में से निकला है तो हमको कैश को लेस तो करना पड़ेगा. वो डेबिट में नहीं होगा, वो कैश कहाँ लेस होगी, क्रेडिट साइड में होगी. तो हम यहाँ पे लिख देंगे 19,000 और डेट क्या है यहाँ पे, इसकी डेट कौन सी है, 3rd. आप यहाँ पे भी डेट लिखो 3rd. तो यहाँ पे कहा बैंक में है, सो दैट विल बी यूट्यूब कैश अकाउंट. और यहाँ पे कैश में है तो यहाँ पे कहा क्या आएगा, ओके पेमेंट में लिख रही हूँ, दैट्स फाइन. सो बाय बैंक अकाउंट, इतना ठीक है. अब देखो एक चीज और यहाँ पे हुई है, क्योंकि हमने यहाँ कैश में से निकाला था, 20,000 इनिशियली डेबिट था, उसके बाद हमने 19,000 क्रेडिट कर दिया, राइट, और फिर वो 19,000 हमने बैंक में डाल दिया. अब जब बैंक की एंट्री और कैश की एंट्री दोनों एट अ टाइम सेम होती है, क्योंकि दे आर कैंसलिंग ईच अदर, और कोई अकाउंट यहाँ पे हिट नहीं होगा, बाहर भी कहीं नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे डेबिट हो रहा है और वहां पे वो क्रेडिट हो रहा है, तो दे आर कैंसलिंग ईच अदर, ठीक है, डबल एंट्री सिस्टम हो रही है यहाँ पे. तो तब हम उसको कॉन्ट्रा अकाउंट लिखते हैं. इसका मतलब सिर्फ यही है कॉन्ट्रा अकाउंट का, इसका सी का मतलब जो लिखना है कि इट्स नॉट समथिंग वेरी स्पेशल. इसका मतलब सिर्फ ये है क्योंकि जो बाकी के जब हम लोग एंट्रीज करते हैं तो इसका मतलब है कि उसकी पोस्टिंग जरूरी है लेटर ऑन, दे रियली नीड सम अदर सेकंड, क्या बोलते हैं उसको, उसकी रिक्वायरमेंट है कि वी नीड टू पोस्ट देम ऑन द सेकंड टाइम, है ना, फर्स्ट टाइम पे वो खत्म नहीं होती है एंट्री, इट्स नॉट स्टिल प्रोसेस्ड येट. इसके केस में ये है कि वी डोंट नीड टू वरी अबाउट इट, इट्स डन, इट्स अ कॉन्ट्रा अकाउंट, वी डोंट नीड एनी अदर पोस्टिंग. इसके बाद हमें कुछ और करने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब सिर्फ यही है, ठीक है. चलो नेक्स्ट है on January 4th he received check from Kirti and Company on account. जब लिखा होता है ऑन अकाउंट, इसका मतलब होता है ऑन, बेसिकली ऑन योर अकाउंट. दैट मीन्स जब देखो आप अब जब स्टूडेंट्स हो कैंटीन में जाते हो, कहते हो मेरे अकाउंट में लिख लो, पैसे नहीं दिए आपने, कैंटीन वाले को कहा मेरे अकाउंट में लिख लो, ठीक है. इसका मतलब ये है ऑन क्रेडिट, राइट, कि क्रेडिट पे लिया है, चाहे वो क्रेडिट लिखा हो चाहे ऑन अकाउंट लिखा हो, इन वर्ड्स को समझना. तो ये बोल रहे हैं ही रिसीव चेक. अब उसने चेक रिसीव किया, किस कंपनी रिसीव चेक किया, चंद्रिका ने चेक रिसीव किया है फ्रॉम कीर्ति एंड कंपनी, किसी और कंपनी है जिसका नाम कीर्ति एंड कंपनी है, उससे चेक रिसीव किया, क्योंकि सब उसे कुछ बेचा होगा इनिशियली, ठीक है, तभी तो चेक मिला है. तो उसने कीर्ति एंड कंपनी को पास्ट में कुछ सेल की है, क्रेडिट पे की है, उसका जो चेक अभी मुझे मिला है वो है 600 का. तो अगर मुझे चेक मिला है इसका मतलब क्या है, मुझे पैसे आए हैं, चेक आया है, मनी आई है, और मेरा जो एसेट है वो बढ़ रहा है. सो वी आर गोइंग टू गो ऑन अ डेबिट साइड. पर यहाँ पे देखो अगर सिंपल होता तो हम सीधा लिख देते चेक है और बैंक के, क्योंकि चेक जो है दैट इज रिलेटेड विद द बैंक, हम यहाँ पे 600 बैंक के लाइन में कॉलम में लिख देते. पर याद है जब हमने ये इलस्ट्रेशन स्टार्ट की थी तो वहां पे लिखा था चेक्स आर फर्स्ट ट्रीटेड एज कैश रिसीट, तो हमें से पहले एज अ कैश ट्रीट करना है बिफोर वी कैन मूव दैट टू द बैंक. तो हम लोग बैंक में नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे 600 ही है ना, 600, दैट इज ऑन 4th, और नंबर नाम है टू कीर्ति अकाउंट, ठीक है. Then on 7th of January he pays in bank
कीर्ति एंड कंपनीज चेक। अब उसने ये यहाँ पे मेंशन किया है कि उसने जाके वो बैंक, वैसे गलत लिखा है यहाँ पे, पे वर्ड नहीं होना चाहिए, दे शुड से he deposited in bank, actually they don't pay to a bank, so this is a wrong wording here, but anyway, so he deposited or whatever, if says pays, just understand it means they deposit the check into the bank, and that is 600. अब बैंक में चेक आ चुका है, so that is happened on 7th. तो पहले हम अमाउंट लिखते हैं, सो बैंक में आया है, सो 600, ठीक है ना। अब बैंक में डिपॉजिट कर दिया हमने 7th को, मैंने यहाँ पे भी कुछ नहीं लिखा है, पर्पसली नहीं लिखा है, अंडरस्टैंड करो। पहले ये कैश के कॉलम में था 600, पर अब हमने उस दिन, जिस दिन हमको मिला 4th को, तो हमने कैश में इसको एंटर कर दिया, क्योंकि एंट्री तो करनी है, एंड देन दे स्पेसिफाई कि हमको ऐसे ट्रीट करना है, तो हमने 600 यहाँ कर दिया। बट ऑन 7th को जाके चंद्रिका वालों ने बिजनेस जो था उनका बैंक, उसमें उन्होंने वो चेक डिपॉजिट कर दिया जो कीर्ति से आया हुआ था 600 का, ठीक, ये तो ठीक हो गई। बट ये वाली जो अमाउंट है, अब इसको तो भी तो रिवर्स करना है ना, क्योंकि अभी कैश तो रही नहीं, क्योंकि हमने बैंक में इसको डिपॉजिट कर दिया है। अब आप क्या कर सकते हो, 7th only, 7th ये same date, you can go here on the cash side and then just say 600 credit, क्योंकि कैश के कॉलम से अब ये निकल गया, तो 600 हम वहां पे क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। पॉइंट्स को याद रखते रहो कि अगर मैंने बैंक में डाला है ये सेम चेक, इसको पहले मुझे रिवर्स भी करना होगा, ठीक है। ऐसे एंट्रीज पहले कर लो, डेबिट कर लो, फिर इसका कैश का देखो, इसको रिवर्स करना है, यू गो ऑन अ क्रेडिट साइड एंड रिवर्स इट बिकॉज इट्स नो लॉन्गर देयर, ठीक। अच्छा, तो जब हमने बैंक में डाला, तो हमको यहाँ पे एंट्री क्या करनी है, हम बैंक में लिखेंगे टू कैश अकाउंट, क्योंकि कैश में से आ रहा था, ठीक है। और यहाँ पे दिस साइड वी विल राइट बाय बैंक अकाउंट, क्योंकि ये जो अमाउंट हमने रिवर्स की है, अब ये बैंक में जा चुकी है, ठीक है। और अब देखो ये चीज सेम यहाँ हो रही है, जैसे ये कॉन्ट्रा अकाउंट की बात कर रहे थे, यहाँ पर भी हो रहा है, तो वी विल राइट हियर अगेन बिकॉज दिस इज जस्ट अ रिवर्सल, सेम डे एंड देन इट्स डन। यहाँ पे नहीं होगी बिकॉज नो एंट्री, ऑपोजिट एंट्री इसकी नहीं है, इन दोनों की है, ठीक। ओके, देन 7th हो गया, yeah. On January 10th, he pays Ratan and Company by check and is allowed discount 20. अब देखो ये बड़ा अगेन इंटरेस्टिंग है कि he pays Ratan and Company, अब ये जो कंपनी है ये पे कर रही है किसी को, इसका मतलब क्या है, हम अगर पे कर रही है तो अमाउंट हमारे से जो कैश मनी है, चेक है, कुछ भी है, वो हमसे जा रहा है, ठीक है। सो वो हम लोग पे कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं, रतन एंड कंपनी को कर रहे हैं। और कैसे कर रहे हैं, बाय कैश या चेक, या बाय चेक कर रहे हैं, तो चेक इन्वॉल्व है यहाँ पे, एंड इज अलाउड डिस्काउंट 20, और हमें क्या बोलते हैं इसको, डिस्काउंट भी मिला है 20, उन्होंने हमें अलाउ किया है। अच्छा, ये लाइनों को याद रखो, उन्होंने डिस्काउंट अलाउड, यहाँ अलाउड डिस्काउंट लिखा है, बेसिकली या यू कैन से दैट, बट तकरीबन माना जाता है कि देखो ये डिस्काउंट रिसीव होगा, ठीक है, हमारे लिए, क्योंकि हमें डिस्काउंट मिला है। तो उन्होंने लिखा है डिस्काउंट अलाउड, जो कंटेक्स्ट की लाइन होती है उसको अच्छी तरह से रीड करो एंड अंडरस्टैंड करो एंड डोंट डू एनी मिस्टेक्स। वैसे इन्होंने ये गलत लिखा है, यहाँ पे अलाउड नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव्ड होना चाहिए था, बट एनी हाउ अलाउड डिस्काउंट लिखा है, पर मैं इसको अंडरस्टैंड ऐसे कर रही हूँ कि ही पेज रतन एंड, क्योंकि हमने पे किया चेक से और हमें ही डिस्काउंट मिला है फ्रॉम रतन एंड कंपनी, they are just trying to say कि हम, they allowed us a discount and the last amount is 330 जो हमने पे किया। ओके, अब इसको मैं पहले लिख लेती हूँ, उसके बाद हम बात करेंगे। सो ही पेज रतन एंड कंपनी बाय चेक, अगर हमने पे किया है, सो वी विल गो ऑन द अदर साइड एंड दैट हैपेंड ऑन 10th, सो वी विल से 10th। सबसे पहले हम अमाउंट लिखते हैं, तो ये चेक है, वी पे बाय चेक, सो इट गोज हियर 330 and there's a discount amount of 20, ठीक। अब मुझे कोई क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि यहाँ पे एक मिनट, ये भी मैं लिखता हूँ, कंप्लीट ही कर देते हैं, रतन कंपनी, व्हाटएवर यू कैन राइट रतन कंपनी अकाउंट, ठीक है। ये कोई पूछेगा कि व्हाई हेयर ओनली, दैट इज तो अंडरस्टैंडेबल, दैट इज नॉट अंडरस्टैंडेबल। इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ सो दैट यू गाइस कैन अंडरस्टैंड प्रॉपर्ली कि ये डिस्काउंट अलाउड या डिस्काउंट रिसीव्ड
का मतलब क्या है, ये कैसे लॉजिक में आया है, ठीक है। और यहाँ पे दिख रहा है नहीं, ओके यहीं पे कर लेते हैं थोड़ा सा, फिर इसको मैं लाइनों को वापस। आपने सुना होगा पिछले लेक्चर में मैंने बोला था अकाउंट पेएबल, एक मैंने बोला था एआर डिपार्टमेंट जिसको बोलते हैं अकाउंट रिसीवेबल्स, ठीक है। ये बहुत बारीकी है, अगर इन चीजों को आप अंडरस्टैंड करोगे ना फिर आप कंफ्यूज नहीं होगा कि ये क्या कह रहा था, कहाँ डालना है, कहाँ ये एंट्री जाएंगी, कहाँ नहीं जाएंगी, ठीक है। आप इसको समझो। सो दिस इज अकाउंट पेएबल, दैट इज अकाउंट रिसीवेबल। दोनों वर्ड जो है इसका मतलब ये है कि दोनों ही क्रेडिट पे हैं, ठीक है, इसमें कैश अभी तक नहीं आई है। अकाउंट पेएबल का मतलब होगा अगर ये चंद्रिका का अकाउंट पेएबल है, इसका मतलब है परचेज हुई है, समथिंग वी परचेज्ड, ठीक है, परचेज गुड्स है बेसिकली, जो गुड्स हरदम एपी का मतलब यही होता है कि जो हमारा बिजनेस है का नेचर है, जो हम गुड्स बेच रहे हैं अपने बिजनेस में वो परचेज के अंदर आ गया, ठीक है, परचेज गुड्स। अकाउंट रिसीवेबल्स का मतलब होगा जो हमने सामान बेचा सेल्स के, सो सेल्स होगी, सेल्स ऑन क्रेडिट, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। तो ना तो यहाँ अभी कैश आया है ना यहाँ कैश आया, दोनों में कैश नहीं है, ठीक है, दोनों में कैश नहीं है। अब ये तो हमारे लिए रेवेन्यू क्रिएट कर रहा है क्योंकि हमारा सेल्स है, वी आर सेलिंग, पर क्या होता है इसकी एंट्री कैसे होती है, लेट्स सी दैट, फिर आपको डिस्काउंट्स का समझ आएगा। तो पहले इसकी एंट्री करते हैं। तो इनिशियल एंट्री जो जर्नल एंट्री की जो बात करें, जर्नल एंट्री इसकी कैसे की जाती है, जब आपकी सेल होती है, फॉर एग्जाम्पल आपकी 100 रुपीज की सेल हुई, ठीक है, आप उसकी जर्नल एंट्री अपने बुक्स में कैसे करेंगे, क्योंकि आज जैसे मान लिया सपोज दिस इज जनवरी 15 को हमने कोई सेल की, सो जनवरी 15 को जब सेल हुई, चीज जो गुड्स हमने बेचे हैं वो तो हमारे वेयर हाउस से निकल गए, किसी कस्टमर के हाथ में चले गए, पर उसने प्रॉमिस किया कि भाई मैं 10 दिन के बाद आपको पेमेंट कर दूंगा, ठीक है। सो ही सेज मे बी आई विल पे ऑन जनवरी, let's say on 20th, in 5 days I will pay out the amount, 100 rupees मैं आपको पे कर दूंगा। पर जनवरी 15 को हो सकता है अगर जनवरी 20 को वो ना आए और पे ना करे, ऐसे आपके कितने सारे कस्टमर्स हो सकते हैं, तो आप उनका रैकेट भी तो रखेंगे ना कि मैंने इनको बेचा था, इनसे अभी तक पैसे नहीं आए, क्योंकि सारे तो इतने ऑनेस्ट नहीं होते कि वो टाइम पे आपको पैसे भी दे दें, ठीक है, आपको उनका रैकेट रखना पड़ता है कि इन्होंने नहीं दिया, देन यू कॉल देम कि भी अभी तक आपके पैसे नहीं आए हैं, ठीक है। सो एंड ऑल दैट, फिर आप उनके ऊपर चार्जेस भी लगाते हो अगर टाइम पे ना भी दे, देयर इज अ लिमिट ना, 30 60 90 डेज का पीरियड होता है जिसमें आप उनको डिस्काउंट्स भी देते हो, डिपेंड ऑन कैसी कंपनी, क्या नहीं, एवरीथिंग इज डिफरेंट, हम हर कंपनी के साथ डिफरेंट डिफरेंट टाई अप करते हैं। सो एनी हाउ डिटेल में बात ज्यादा नहीं जाऊंगी मैं। सो जब ये एंट्री जनवरी 15 को हमने सेल की तो इसकी एंट्री ये होगी, वी विल राइट AR व्हिच इज अकाउंट रिसीवेबल। अच्छा, अकाउंट रिसीवेबल्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट कस्टमर्स के अकाउंट्स होते हैं, तो बट राइट नाउ यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द मेजर थिंग। सो AR की मीन अकाउंट रिसीवेबल, सो दैट विल बी 100 एंड देन इसके साथ होता है सेल्स, दैट इज 100 हियर, तो ये डेबिट होता है, ये होगा क्रेडिट। तो अगर आप इसकी डेबिट एंड क्रेडिट की बैलेंस करोगे तो ये 100 होना चाहिए, ये भी 100 होना चाहिए। जब भी आप कोई जर्नल एंट्री करते हो उसका रूल ये भी है कि इसकी डेबिट, अभी तो एक सिंपल अमाउंट, एक सिंगल अमाउंट आप देख रहे हो तो इट्स वेरी इजी कि 100 के बराबर 100 हो गया, ठीक है। अगर इसमें बहुत सारी एंट्रीज होती, ठीक है, अगर 10 एंट्रीज होती तो फिर ये उसी तो गड़बड़ हो सकती है कि आप यहाँ पे कुछ 900 लिख दें, वहां पे 1000 लिख दें, इट ऑल डिपेंड्स। तो ये कहने का मतलब ये कि जब भी आप कोई जर्नल एंट्री करते हो उसका डेबिट का जो फाइनल टोटल होता है वो बराबर होना चाहिए आपके क्रेडिट के फाइनल टोटल के साथ। तो अगर यहाँ पे 100 आ रहा है वहां पे भी 100 आना चाहिए, पहले तो ये, तो पहले एंट्री जनवरी 15 को ये होगी, ठीक है। अब क्या होगा, सेकेंड एंट्री में बाद में आती हूँ, ऑन जनवरी हमने 20 को कहा था जब पेमेंट आती है, ठीक है। अब इसका दूसरा साइड देखते हैं एपी का। एपी में क्या होगा, एपी में ये होगा कि हमने सामान किसी से खरीदा क्रेडिट के ऊपर, तो उसकी एंट्री कैसे होगी, उसकी एंट्री ऐसे होगी, we will say we purchase the goods, first point,
फर्स्ट एंट्री जनरल एंट्री परचेस, तो मान लिया $100 की परचेस है फॉर एग्जांपल, ठीक है, और आपने एपी अकाउंट पेएबल होगा 100 का, ये हो गया डेबिट एंड ये हो गया क्रेडिट। सो सेम लॉजिक यहाँ पे भी अप्लाई होता है, ये सब करते नहीं है हम लोग, बट वी जस्ट अंडरस्टैंड दैट। तो अब इसको अकाउंटिंग के रूल से भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो, जो मैंने आपको समझाया था, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस शेयर होल्डर इक्विटी, या फिर आप कैपिटल कहते हो, व्हाटएवर, ठीक। इस लॉजिक को अप्लाई करेंगे यहाँ पे सो दैट यू अंडरस्टैंड। परचेज गुड्स का मतलब तो हो गया कि हमारे पास हमने गुड्स ली, हमारे पास आ गई, ठीक है। अगर हमारे पास गुड्स आई हैं और वो एक तरह का एसेट ही है क्योंकि अब हमारे वेयर हाउस में पड़ी हुई है, सो दैट इज गोइंग टू बी डेबिट। पर हमने उसको पे नहीं किया अभी तक, हमने कैश नहीं दी, कुछ भी नहीं दिया, तो ऑब्लिगेशन हो गया ना कि हमें पे करना है, लायबिलिटी क्रिएट हो गई, सो दिस इज अ लायबिलिटी हियर, ठीक है, एंड दिस इज अ एसेट हियर। तो ये एसेट है, ये लायबिलिटी है, सो ये एसेट हो गया, ये लायबिलिटी, ये आ गए। सो तभी तो एक डेबिट हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, हम डबल एंट्री सिस्टम जो एक कन्वेंशन है, लॉ है अकाउंटिंग का, वो भी इसमें फॉलो हो रहा है, ठीक है, ओके। सो दिस इज देयर। अगर हम दूसरी साइड सेल्स की साइड पे देखें, तो वहां पे देखो आप, जो AR है अकाउंट रिसीवेबल्स का मतलब क्या है कि हमने सेल की है, हमने उनसे पैसा लेना है, तो हमारे हम कहीं पे लिख रहे हैं $100 हमको कस्टमर से लेना है, अभी आया नहीं है, बट हम उसको क्या कंसिडर करते हैं, एसेट कंसिडर करते हैं कि अभी फ्यूचर में वो आने वाला है। सो AR जो है दैट इज गोइंग टू बी व्हाट, एसेट, ठीक है, तो ये एसेट हो गया आपका। और जो सेल है, याद है मैंने कहा था कि जो सेल है दैट इज अ रेवेन्यू काइंड ऑफ थिंग, राइट, और दैट इज रिलेटेड टू योर कैपिटल। अगर कैपिटल का नेचर है बढ़ना और क्रेडिट से वो बढ़ता है, सिमिलरली सेल्स का नेचर जो है वो भी कैपिटल को बढ़ाता है, सो कैपिटल को बढ़ा रहे हैं सेल्स इन द क्रेडिट, ठीक है। तो इन चीजों को ऐसे लॉजिकली समझो, सो दैट इज ऑल्सो ऑन द क्रेडिट साइड, लायबिलिटी जो है वो भी बढ़ती है, तो वो बढ़ रही है, वो भी ऑन द क्रेडिट साइड। तो ये हो गया फर्स्ट एंट्री जिस दिन ये ओरिजिन हुई है, जैसे परचेज ओरिजिन हुई है या ए ओरिजिन हुई है। अब सेकंड पॉइंट लेते हैं। सेकंड पॉइंट था कि हमने रतन को पे किया 330 थ्रू अ चेक और हमारा डिस्काउंट है 20, राइट, जो हमको मिला है, right, this is what they're saying, he pays Ratan and company, yeah, so we paid it and we got a discount of 20 also। अब देखो, जब इसका यहाँ से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो, अगर मैं अमाउंट पे चेंज करती मैं 100 पे रखूंगी, फॉर एग्जाम्पल ये कंपनी जो है AP, मान लिया ये कंपनी है रतन, ठीक है, ये सप्लायर है रतन। तो अगर मैं सप्लायर ने मुझे कहा भाई अगर आप ये 5 दिनों के अंदर अंदर पेमेंट कर देते हो तो मैं आपको 10 रुपीस का डिस्काउंट दूंगा, ठीक है, सो ₹10 हो गया आपका डिस्काउंट। अगर आप विद इन 5 डेज पर पे करते हो, तो लेट्स से वी पेड ऑन जनवरी 20th और ये जनवरी 15th का था फॉर एग्जांपल, सो जनवरी 20th को हमारी एंट्री क्या होगी, अकाउंट पेबल जब ये प्रोसेस करेगा तो उसकी एंट्री ऐसे होगी। सबसे पहले तो देखो जो परचेज है दैट इज अ फाइनल एंट्री, हमने परचेज कर लिया, उसके बाद इट्स अ डन डील, ठीक है ना, मतलब ठीक है रिटर्न आ सकता है समथिंग, बट राइट नाउ फॉर टाइम बिंग कंसीडर करो, सो परचेज है, फाइनल है। AP है जो हमारी लायबिलिटी है, ऑब्लिगेशन है, हमें पे करना है, वो हमें कम करना है, राइट, हम उसको इंक्रीज नहीं कर सकते। तो इसको कम करने का मतलब ये है कि ये कभी ना कभी फ्यूचर में ये अमाउंट रिवर्स होनी चाहिए। तो क्या इसको मैं मिटा देती हूँ। तो मैंने क्या कहा कि जो AP है, ठीक है, दैट इज अ सेकेंड एंट्री, तो AP क्या हो जाएगा, डेबिट एंड क्रेडिट। 100 डेबिट जो एज आई सेड दैट, कैश हम सिर्फ 90 पे कर रहे हैं सप्लायर को, तो बाकी का जो 10 है, सॉरी इसको मैं तो आपको एक्सप्लेन करना था। सो लेट्स से जो मैंने यहाँ रूल कहा था कि डेबिट और क्रेडिट दोनों सेम होने चाहिए, यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 90 हमने पे किया, तो ये बैलेंस नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये 10 रुपीज का कहीं कुछ गड़बड़ किया है हमने, वो 10 रुपीज हमने किसी अकाउंट में डाला नहीं, ये जब तक बैलेंस नहीं होगा आपके कंप्यूटर में ये एंट्री पोस्ट भी नहीं हो सकती, वो पोस्ट करने ही नहीं देगा आपको, ठीक है।
मैनुअली गलती हो सकती है पर कंप्यूटर्स में गलती नहीं होती। एनी हाउ, तो ये $10 हम यहाँ लगाएंगे जब ये हो गया 100, बैलेंस हो गया, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा आपका डिस्काउंट रिसीट कि हमको डिस्काउंट मिला है, डिस्काउंट रिसीव्ड, वी रिसीव द डिस्काउंट। एनी हाउ, तो लॉजिक को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो कि तो $100 यहाँ आ गया। अब देखो एक चीज यहाँ पे ये अंडरस्टैंड है कि हमने कम पैसे दिए थे, $100 की चीज थी, हमने सिर्फ 90 रुपीज दिए और 10 रुपए हमारे सेव हो गए। अगर हमारे सेव हुए इसका मतलब क्या हुआ, गेन हुआ, हमें फायदा हुआ, राइट। 10 रुपए हमने कम दिए, 100 रुपए की चीज आ गई तो हमें 10 रुपए का फायदा हुआ। और फायदा जो रेवेन्यू है, अगर अगेन फिर मैं इस इक्वेशन पे चली जाऊं, राइट, तो मैंने क्या कहा था, जो रेवेन्यू है वो कैपिटल को बढ़ाता है, अगर वो बढ़ाता है तो वो क्रेडिट साइड में होना चाहिए। सो दैट लॉजिक अप्लाइज हियर, क्योंकि ये अब हमारा कैपिटल को बढ़ा रहा है क्योंकि हमें प्रॉफिट हो रहा है, हमने 10 रुपए बचा लिए। सो दिस अप्लाइज करेक्ट, ठीक है। सो ये एपी साइड पे हो गया। अगर मैं यही चीज एआर की अब इसी साइड पे कर लूं, इसी साइड पे कर, अगर मैं एआर की बात करूं कि एआर 100 था, सेल्स हमारी 100 की हुई, ठीक है। तो मान लिया वो अब ये सेल्स तो जो है वो तो परमानेंट होगी, वो तो कोई रिवर्स नहीं हो रही है, ठीक है, दैट इज फाइन देयर। बट एआर जो एंट्री होगी वो रिवर्स होगी क्योंकि वो अभी तक पैसा आया नहीं है, वो पैसा आना चाहिए। तो फिर एंट्री क्या होगी, तो मान लिया हमारे पास कैश आएगी सबसे पहले, ठीक है ना। कैश जब आएगी तो फिर एआर जो है वो क्रेडिट हो जाएगा, कैश हमारी 100 हो जाएगी और हमारा ये बैलेंस हो जाएगा, डेबिट और क्रेडिट, ठीक है। बट अगेन अगर हमने किसी को 10 रुपीज का डिस्काउंट दिया है, हमारा जो कोई कस्टमर है उसको हमने 10 रुपए का डिस्काउंट दिया है, उसका मतलब क्या है कि एआर तो 100 ही रहेगी पर वो कस्टमर अभी हमें कम देगा, 90 रुपीज ही देगा। जैसे हमने 90 रुपीज दिए थे, कहाँ गया वो, अच्छा वो मैंने मिठा दिया नहीं। तो जैसे हमने एक किसी को 90 रुपीज दिए थे जब हमने परचेस की थी, उसी तरह हमारे कस्टमर ने अब हमें 90 रुपीज दिए हैं, तो हमारा 10 रुपए का नुकसान हो गया। तो नुकसान जो है वो ये है, डिस्काउंट वी से अलाउड, जो डिस्काउंट हमने अलाउ किया था वो 10 यहाँ पे आ गया और ये एंट्री बैलेंस हो गई है। और इसका लॉजिक अगेन आप इक्वेशन पे चले जाओ, ये लॉस हो रहा है, लॉस कैपिटल को कम करता है, तो इसका मतलब क्या है, डेबिट होगा। सो दैट इज ऑल्सो राइट। तो ऐसे डिस्काउंट्स जो है वो अप्लाई होते हैं। अगर इसी चीज को अप्लाई करने की कोशिश करो तो ये कह रहा है कि डिस्काउंट जो है यहाँ पे जब हमने किया था एपी में, एपी में यहाँ पे मैं कर देती हूँ, एपी में जब हमने किया था तो वी रिवर्स दैट 100 and then we paid cash 90, डिस्काउंट था 10, ठीक है। तो डिस्काउंट क्रेडिट में गया था जब हमने पेमेंट की थी, ठीक है। तो यहाँ पे पेमेंट हो रही है 330 की, तो इसलिए जो डिस्काउंट हमने जो रिसीव किया है वो 20 यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो जब हम पेमेंट कर रहे हैं तो डेबिट जो है उसका जो $10 हम लोग कम दे रहे थे, यहाँ पे कम दे रहे थे, हमको प्रॉफिट हो रहा था, तो ये वही लॉजिक यहाँ पे अप्लाई हो रहा है कि ये हमें प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पे हम 20 रुपीज कम दे रहे हैं, ठीक है। ओके चलो मैं इसको रब करती हूँ सो दैट वी कंटिन्यू विद आवर। Right, quickly फिर से ड्रॉ coming back to the, actually मैं तब in between समझाती हूँ in details क्योंकि वो सब बेस है, अगर वो सब आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा ना तो it will not only help right now but later on जैसे आप सीनियर क्लासेस में जाएंगे तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा later on। चलो नेक्स्ट था 7th 10th भी हो गया, so that is done. Okay, now on January 12th, Tripathi and company pays into his bank account
475 जो है उसके बैंक में डायरेक्टली उन्होंने डिपॉजिट कर दिया. दिस इज व्हाट दे आर सेइंग. तो चेक नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया, सो हम लोग कैश की इसकी एंट्री नहीं करेंगे क्योंकि maybe it's a wire transfer or e-transfer, whatever it is, but it's directly into the bank. So 12th ko we will just write here, or bank mein gaya, so we'll just write 475 here, and then it's coming from who? The party. Okay, so that is done. उसके बाद 15th को he received check from the वारसी and allows him discount 35. अब देखो वही चीज आ गई, पहले तो वो पे कर रहा था तो डिस्काउंट ले रहा था, अब क्या कर रहा है, he receives check, किसी वारसी से उसने रिसीव किया, AR होगा इसका मतलब अगर चेक लिया वारसी से, and allows him discount, उसको डिस्काउंट भी दे रहा है 35 का. So सबसे पहले हम फर्स्ट एंट्री करते हैं, that is he receives check from वारसी, that is 450. अब देखो उसने चेक लिया है, हमारे इलस्ट्रेशन का पहला पॉइंट यही था कि जो चेक्स हैं वो फर्स्ट दे आर गोइंग टू बी ट्रीटेड एज अ कैश रिसीट, तो हम 450 को कैश के कॉलम में लिख लेते हैं पहले. ठीक है, दूसरा एंट्री उसकी लिखी है उसने 35 एज अ डिस्काउंट, तो 35 एज अ, सो वो लिटरली बता रहा है, सो यू हैव टू ऐड द नंबर्स लाइक दैट. अगर वहां पे परसेंटेज दी होती तो परसेंटेज ऑफ दिस नंबर फिर आप निकालते उसकी. ठीक है, दैट्स अ डिफरेंट, वो कभी और हम करेंगे जब कोई और इसके इलस्ट्रेशन आ जाएगी. So that is on 15th, and then he receives check from Varshi towards the account, and 35 and 450, perfect. उसके बाद आ गया 15th के बाद आ गया 20th. So January 20th को he receives cash 75 and a check 100 for cash sale. अब देखो उसने 20th को उसे कैश मिली है, he receives cash, कितनी मिली है कैश 75, दूसरा क्या है, एंड चेक 100 फॉर कैश सेल. अब सेल हुई है ये, सो दिस इज अ टू सेल अकाउंट 75 जो कैश है, दूसरा $100 का चेक है, तो हम 100 का भी यहाँ पे चेक 100 का ही है ना, 100 का चेक है, सो टू सेल अकाउंट 20th को. ठीक है, सो दिस इज अ चेक. ओके, उसके बाद में व्हाट ही डिड दैट ऑन 25th he pays into bank including checks received on 15th and 20th. So ये वाला और ये वाला चेक, ये दोनों दिन चेक थे ना आपके, ठीक है ना, तो इन दोनों को उसने 25th को क्या 25th को उसने बैंक में डिपॉजिट किया. 50 इस दिन उसको मिले हैं, दैट इज ऑल्सो बैंक. तो मैं ये भी यहाँ पे लिखूंगी फर्स्ट सो दैट आई डोंट मेक अ मिस्टेक. ठीक है, तो मैं ये 450 भी यहाँ लिखती हूँ. तो ये प्रॉपर एंट्री होती है ऑन दैट डे. सो एक चेक ये है, एक चेक ये है, 3 चेक है. अगर इसका मैं टोटल करती हूँ तो दैट शुड बी 1000. ठीक है, अब 25th को ही इज सेइंग सबसे पहले बैंक में जमा करते हैं, 1000 इसने बैंक में जमा कर दिया, ये दिस इज व्हाट दे आर सेइंग. पर अब देखो इसने जो इलस्ट्रेशन का जो आंसर है ना उसमें ये वाला प्रॉपर्ली नहीं किया, इट शुड बी डन. तो एनी हाउ सो दैट शुड बी टू कैश अकाउंट. ठीक है, 1000. अब ये जो 3 हमारी अमाउंट कैश पे दी हुई थी इसको भी हमें रिवर्स करना है. सो ऑन 25th ओनली, दैट इज हियर डेट कहां, दैट इज 25th, सारी की सारी अमाउंट कैश में से 1000 क्योंकि 1000 आई है, दैट इज द एडिशन फॉर 450, 100 एंड 450. ये हम रिवर्स कर रहे हैं. यहाँ पे आप इसको इंडिविजुअली भी लिख सकते हो 450, 100, 450. ठीक है, मैं ऐसे लिख देती हूँ सो दैट आपको समझ आ जाए. 450 25th को फिर मैंने की 100 25th को फिर मैंने की, ऊपर लिखते हैं नहीं तो जगह खराब हो जाएगी. ठीक है, so that should be 450, second is 100, third is 450. तो ये 100 के बराबर आ गया. ठीक है, और इसका आप क्या लिखेंगे, बाय बैंक अकाउंट, बाय बैंक
आपको जरूरी नहीं है कि जो इलस्ट्रेशन में आंसर दिया है दैट इज 100% राइट, आप अपने लॉजिक से चलो और उसको फॉलो करो, ठीक है। अब देखो हमने कैश को रिवर्स कर दिया वहां पे, अब क्या हो रहा है, ये बैंक की एंट्री और कैश की एंट्री है, सो ये वाली कैश की एंट्री इस ए वाली बैंक से रिलेटेड है, सो दैट विल बी अ कॉन्ट्रा अकाउंट एंड दिस ऑल थ्री विल बी कॉन्ट्रा अकाउंट, ठीक है, मेक सेंस, ओके। चलो नेक्स्ट करते हैं, that is on 27th he pays for cash purchase that is 275, अब 27th को उसने कुछ परचेस किया है 275 का, so that will be by purchase, make sure कि वो goods ही हैं, और उसने कैश पे किया 275, okay, and then on 30th he pays sundry expense in cash, फिर उसने sundries को भी कैश में पे किए, और कितना पे किया 50, ठीक है। सो ये एंट्रीज होगी सारी जो इलस्ट्रेशन के अंदर आती है। अगर आप इसका अब देखो इसको जो बैलेंस करना है, ये तो होगी एंट्रीज, अब इसका एंड ऑफ द मंथ इसको बैलेंस करना है, जैसे हमने डबल एंट्री के अंदर इसको बैलेंस किया या सिंगल एंट्री के अंदर, सिमिलरली हम इसको करेंगे। फर्क इतना सिर्फ है कि कैश और बैंक का जो कॉलम है इसका बैलेंस होता है, डिस्काउंट के कॉलम का बैलेंस नहीं होता है, उसको हम सिर्फ टोटल करके छोड़ देते हैं, ठीक है। तो इसका हम लोग टोटल करते हैं, सेम प्रॉब्लम आएगी मुझे, तो मुझे बैलेंस पे लिखना है यहाँ पे, तो यहाँ पे एज यूजुअल आप लिखेंगे बैलेंस कैरी डाउन, जगह चाहिए आपको यहाँ पे, और फिर इसके नीचे आज मैं सीधा लिख देती हूँ इसकी टोटल्स क्या है, डोंट वांट टू वेस्ट टाइम ऑन कैलकुलेटर, पता ही है मुझे। तो यहाँ पे 35 आएगा डिस्काउंट का आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद कैश 20 है, 600 है, 450 एंड देन 175 और मेरी 450 भी है, तो इसमें लिखी नहीं है, सो आई हैव टू ऐड इट अप, मेरे कैलकुलेटर 075, ओके, तो ये हो गया इनका बैलेंस। अब सेम बैलेंस हम उठा के वहां पे लिखेंगे 20, ये तो बैलेंस किसी का आएगा 20 एंड देन दैट शुड बी 21,675 and that should be 21,275, okay, so that should be 21,675, ठीक है, 21,675, so 2745, ये मैंने पिछले में बताया था कि देखो जितना डेबिट का बैलेंस होता है 21,075 माइनस 330, जो ये क्रेडिट दिया हुआ है, ठीक है, इज इक्वल टू 27,745, तो यही वहां पे आ जाएगा, सिर्फ मेरा कैश का चेंज होगा, सो लेट्स सी दैट 19,600,000 हो गया वो, 275,50, इसने लिया 300, सो बेसिकली तो ये क्रेडिट आया है, इसका मैं लिख देती हूँ 209,25,29,35, ठीक है, और मेरे पास है 21,675 माइनस 29,25, 750 होना चाहिए, या आपको इसको रिवर्स भी कर सकते हैं, जब इसका सारा टोटल करोगे दैट शुड बी इक्वल टू 21,675, ठीक है। तो ये 7 ये जो इलस्ट्रेशन दिया है इसमें लिटिल डिफरेंट है, इसमें दिया 300, मेरा 750 बिकॉज आई हैव एडेड 450 हियर कैश व्हिच डज मेक सेंस, इन्होंने इसमें मिस किया हुआ आई थिंक, सो एनीहाउ, सो ये हो गया हमारा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द ट्रिपल कॉलम। तो जब मुझे ये नहीं करना था, so 35 and
that was 21,675. तो देखो इसको बैलेंस करना तो बड़ा सिंपल है, आप डेबिट का टोटल कर लो सिर्फ डिस्काउंट को छोड़ के, क्योंकि डिस्काउंट का टोटल क्रेडिट में यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 35 है, सिर्फ इसका नंबर्स हम लोग ऐड करते हैं। बाकी कैश एंड बैंक का जो डेबिट का टोटल आएगा एग्जैक्टली आपको वहां लिखना है सेम। उसके बाद सिर्फ जो उसका डिफरेंस क्रेडिट का टोटल करना है और उसके डेबिट में से माइनस करके वो डिफरेंस आप यहाँ लिख देंगे, तो वो टोटल आपका एग्जैक्टली जो डेबिट में है वो आ जाएगा। ठीक है, तो ये बैलेंस कैरिड लिखा जाता है और बैंक एंड कैश दोनों के लिए आता है। एंड देन दिस इज जनवरी, तो फरवरी मंथ जब स्टार्ट होगा तो हम लिखेंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन और 750 and then 2745. Yeah, हम डिस्काउंट को कैरी नहीं करते, दैट इज डन फॉर द दैट मंथ। तो फिर वो 750 फिर से दिख नहीं रहा है, तो ये वाला जो बैलेंस है दैट विल बी दी ओपनिंग बैलेंस फॉर द नेक्स्ट मंथ। आई होप ये आपको क्लियर होगा कि ये कैसे होता है। ठीक है, एंड सिमिलरली द लॉजिक अगेन अप्लाइज फॉर एवरी सिंगल थिंग, जो मैंने आपको सिंगल बुक में थोड़ा डिटेल में बताया था कि जो इसके दूसरे अकाउंट होते हैं अदर देन कैश एंड बैंक, अगर कोई दूसरा अकाउंट है जैसे परचेज है, जहाँ आपने कोई पेमेंट की है, वो सारे जो अकाउंट है वो इंडिविजुअल अकाउंट्स में उनकी दूसरी एंट्री हिट होती है। पर आपको अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए, आपको वो दूसरा साइड दिखाने की जरूरत नहीं है, यू जस्ट हैव टू डू दैट अनटिल अनलेस वो आपको पूछे कि हाउ इट इज बीइंग हिट इन द अदर अकाउंट, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट अगर सिर्फ कैश बुक बताने की बात आती तो इतना ही आपको जरूरी है। चलो आज का लेक्चर डन है। Thank you very much for watching the lecture. See you tomorrow.